1944 कोहिमा की जमीन सिर्फ युद्ध की नहीं, एक शाप की गवाही देती है, जहां वीर सिपाही मरे नहीं बल्कि अंधेरे में अब भी चीखते हैं। और आज एक पर्यटक उस नींद को जगा देता है। यह कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सुझाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त स्कैरी विकेट। चलिए उस रात की सच्चाई में उतरते हैं। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूं जब मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यात्रा के दौरान कोहिमा वॉर सेमेट्री का दौरा किया था। मेरा नाम आदित्य है, पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर और दिल से एक एडवेंचर प्रेमी। जब मैंने नागालैंड की उन पहाड़ियों के बीच बसे कोहिमा शहर के बारे में पढ़ा था तो बस एक ही ख्याल मन में आया, इतिहास और रहस्य का संगम। उस सफ़र का मेरा मुख्य आकर्षण था कोहिमा वॉर सेमेट्री, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के वीर सैनिकों का अंतिम विश्राम स्थल है। शाम के धुंधलके में जब मैं सेमेट्री पहुंचा तो सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था और पूरा इलाका एक गहरे नारंगी रंग में डूबा हुआ था। सेमेट्री के गेट के सामने खड़ा मैं अपलक उसे निहार रहा था, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मुझे भीतर बुला रही हो। भारी पत्थरों से बनी कब्रें, उन पर खुदे नाम, तारीखें और वह अमर पंक्ति, फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे, हर शब्द सीने में चुभ रहा था। सेमेट्री में घुसते ही एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। हवा बिल्कुल स्थिर थी, न पेड़ हिल रहे थे न कोई आवाज। हर कदम पर लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई अदृश्य निगाहें हर पल मेरा पीछा कर रही हो। कैमरा मेरे गले में लटक रहा था, लेकिन जाने क्यों उसे उठाने का मन नहीं हो रहा था। मैं धीरे धीरे उन कब्रों के बीच चलने लगा। कुछ कब्रों पर छोटे छोटे फूल रखे थे, कुछ बिल्कुल सूने पड़े थे। चलते चलते मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग थी, जैसे समय ने उसे बाकी सबसे अलग थलग कर दिया हो। उस पर न कोई नाम था न कोई तारीख, बस एक जंग खाया हुआ लोहे का क्रॉस झुका हुआ सा टिका था। न जाने क्यों उस कब्र को देखते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। मैं उस कब्र के पास झुक कर देखने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा हो, आदित्य। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन उस फुसफुसाहट में एक गहरी उदासी थी, एक पुकार जो मुझे भीतर तक हिला गई। डरते डरते मैंने अपना कैमरा निकाला और उस कब्र की एक फ़ोटो ली। जैसे ही कैमरे की फ्लैश चमकी, मुझे एक पल के लिए लगा कि कब्र के पीछे कोई काला साया खड़ा है। मैं पलटते ही उसे देखने की कोशिश करने लगा, पर वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ वीरान पत्थरों का समुद्र और बढ़ता हुआ अंधेरा। मैंने तय किया कि अब लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी मेरी नज़र सेमेट्री के एक और कोने में पड़ी, जहाँ एक पुराना टूटा फव्वारा था। अजीब बात यह थी कि फव्वारे से पानी की आवाज़ आ रही थी, जबकि वह बरसों से बंद पड़ा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे फिर से जीवित कर रही हो। मन में हजार सवालों के साथ मैं उस फव्वारे की ओर बढ़ा और यहीं से शुरू हुआ मेरा सबसे भयावह अनुभव। जैसे जैसे मैं फव्वारे के पास पहुंचा, उस जगह का माहौल और भी भारी होता चला गया। अजीब सी ठंडी नमी मेरे कपड़ों से चिपकने लगी थी, मानो कोई अदृश्य परछाई मुझे अपने आगोश में लेने को तैयार हो। पुराने पत्थर के फव्वारे से टप टप गिरती पानी की आवाज़ और चारों ओर का घना सन्नाटा मेरे भीतर एक अजीब घबराहट पैदा कर रहा था। मैंने झुककर फव्वारे के पानी को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही मेरी उंगलियां पानी के करीब पहुंची, मुझे अपने हाथ पर किसी का हल्का स्पर्श महसूस हुआ, ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा। मैं बुरी तरह चौंक गया और पीछे हटते ही फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज़ से कब्रिस्तान की नीरवता कुछ पल के लिए टूटी, लेकिन फिर पहले से भी गहरा सन्नाटा छा गया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, दिल बेकाबू धड़क रहा था। जब मैंने उठने की कोशिश की, तभी मेरी नज़र उस फव्वारे के पानी पर पड़ी, जिसमें मुझे अपनी परछाई की जगह एक सैनिक की झलक दिखाई दी। वह सैनिक फटे पुराने युद्धकालीन वर्दी में था, चेहरा धुंधला और उदास। उसकी आंखों में एक ऐसी वेदना थी जो शब्दों से परे थी। वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर जैसे उसकी आवाज़ भी कहीं अटकी हुई थी। अगले ही पल एक झटका सा महसूस हुआ और दृश्य गायब हो गया। मैं हाँफता हुआ उठ खड़ा हुआ और तेजी से सेमेट्री के मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ा। पर अजीब बात थी, जिस रास्ते से मैं आया था वह जैसे गायब हो चुका था।
अब हर दिशा में मुझे बस कब्रें ही कब्रें दिख रही थीं। रास्ते एक दूसरे में घुल गए थे, जैसे सेमेट्री खुद को मेरे लिए बदल रही हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने घबराते हुए खुद से पूछा। तभी फिर वही फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजने लगी, आदित्य रुको। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस डर का असर है, पर तब एक के बाद एक कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग मेरे चारों ओर चल रहे हों। अदृश्य सैनिक जो अब भी अपने अंतिम सफ़र पर थे, जिन्हें कोई शांति नहीं मिली थी। मैंने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन देख ही तो पाया। बैटरी फुल थी, लेकिन मोबाइल खुद ब खुद बंद हो गया था। जब मैंने दोबारा चालू करने की कोशिश की तो स्क्रीन पर एक अजीब तस्वीर उभर आई। एक कब्र, वही बिना नाम की कब्र, और उसके सामने खड़ा मैं, लेकिन मेरे पीछे खड़े कई काले धुंधले साए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस बार मुझे एहसास हुआ कि सेमेट्री मुझे सिर्फ डरा नहीं रही थी, वह मुझे रोकना चाहती थी, जैसे कुछ बताना चाहती थी। क्या हुआ था यहाँ? क्या कोई राज था जो अभी तक दफन था? जवाब जानने के लिए मुझे रुकना पड़ा, पर हर पल रुकना जानलेवा लगता था। फिर अचानक एक कब्र की दिशा से हल्की रोशनी चमकी, पीली धुंधली, जैसे कोई लालटेन की रोशनी हो। बिना सोचे मैं उस रोशनी की ओर बढ़ गया, यह भूलकर कि सेमेट्री में रास्ता खोना मौत को दावत देना था। रोशनी के पास पहुंचते ही मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी बेहद पुराने कपड़ों में, हाथ में एक लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उनमें कोई दहशत नहीं थी, बस एक गहरा दुख। उसने मुझे इशारे से बुलाया। न जाने क्यों मेरे कदम खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने जिसे देखा है वह इस धरती पर अब भी फंसा हुआ है। अगर चाहो तो उसे मुक्ति दिला सकते हो, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी सांसें अटक गईं। क्या मतलब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने मेरी ओर झुकते हुए कहा, सेमेट्री के भीतर एक प्राचीन कब्र है, एक सैनिक जिसे न पहचान मिली न सम्मान। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। उसकी कहानी सुने बिना उसे छोड़कर जाना मुमकिन नहीं। मुझे लगा मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। अगर मैं उसकी कहानी जानूं तो क्या मैं बाहर जा सकूंगा? बुजुर्ग ने बस सिर झुका दिया और कहा, लेकिन याद रखो, हर सच जानने की कीमत होती है, कभी कभी बहुत भारी कीमत। मैंने गहरी सांस ली। डर के बावजूद दिल के किसी कोने में एक जिद जाग चुकी थी, उस सैनिक की कहानी जानने की। मैंने बिना कुछ कहे हामी भर दी। बुजुर्ग ने लालटेन आगे बढ़ाई और एक तरफ इशारा किया। एक संकरी जंगली झाड़ियों से घिरी पगडंडी सामने खुलती चली गई। बिना समय गंवाए मैं उस रास्ते पर बढ़ गया। कदमों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते रहे और हर कदम के साथ ठंड और भी सख्त होती चली गई। पगडंडी के अंत में एक वीरान इलाका था, जहां जमीन उखड़ी हुई थी और बीच में एक टूटी फूटी कब्र दिख रही थी। उस कब्र पर कोई नाम नहीं था, बस एक जंग लगा हुआ हेलमेट पड़ा था, जिस पर समय की गर्द जमी हुई थी। जैसे ही मैं कब्र के पास पहुंचा, हवा का एक ठंडा झोंका आया और मेरे चारों ओर से फुसफुसाहटें फिर से तेज हो गईं। मैं समझ गया था, आत्मा यहाँ मौजूद थी, अपनी अनकही कहानी लेकर। मैंने घुटनों के बल बैठकर कब्र को छुआ और धीमे से कहा, मैं सुनने आया हूँ, जो भी तुम्हारी कहानी है मैं उसे जानना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे समय में पीछे धकेल दिया हो। अब मैं 1944 के कोहिमा में था। युद्ध का द्वार, गोलियों की आवाज़ें, बम धमाके, घायल सैनिकों की चीखें, चारों तरफ खून और धुआं। मैं खुद को एक युवा सैनिक के रूप में महसूस कर रहा था। न तो मैं अपनी मर्जी से वहाँ था, न ही अपनी जान बचा सकता था। मेरे आसपास मेरे साथी सैनिक थे, थके हुए, डरे हुए, लेकिन लड़ने को मजबूर। हमारे कमांडर ने आदेश दिया था, कब्रिस्तान के उस पार जापानी सैनिक घात लगाकर बैठे हैं, हर हाल में आगे बढ़ना है। हम में से कोई भी तैयार नहीं था, फिर भी हम आगे बढ़े। जब हम फायरिंग के बीच दौड़ रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ जल उठा। मेरे साथ चल रहे सैनिक मारे गए और मैं अकेला रह गया। घायल, टूटे हुए सपनों के साथ मैं घसीटता हुआ इसी जगह तक आया जहां अब कब्र बनी थी। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया था। धीरे धीरे मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। आखिरी सांस लेते वक्त
मैंने सिर्फ एक चीज़ चाही थी कि कोई मुझे याद रखे, कोई मुझे जाने कि मैं भी कभी जिया था, लड़ा था, मरा था, लेकिन युद्ध खत्म हुआ और मेरी लाश वहीं अनदेखी पड़ी रही। समय बीतता गया, नए कब्रें बनी, नामी सैनिकों की समाधियाँ सजाई गईं, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं जानता था। मैं एक गुमनाम साया बनकर रह गया। अचानक मेरी चेतना वापस लौट आई। मैं फिर से कब्र के सामने था, पसीने से लथपथ और आंखों में आंसू भरे हुए। उस सैनिक का दर्द मेरे भीतर समा चुका था। अब मैं समझ गया था कि वह क्यों फंसा हुआ था। वह बस चाहता था कि कोई उसकी कहानी सुने, उसे पहचान दे। मैंने हाथ जोड़कर फुसफुसाया, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। तुम्हारी लड़ाई व्यर्थ नहीं थी। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, एक हल्की गर्माहट सी महसूस हुई। चारों ओर फैली धुंध हटने लगी और मुझे सेमेट्री का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मैं बाहर निकलने को हुआ, मैंने देखा कि लालटेन वाला बूढ़ा अब वहाँ नहीं था। उसकी जगह एक और कब्र दिख रही थी, नई, चमकती हुई, जिस पर लिखा था अननोन सोल्जर फाइनली रिमेंबर्ड। मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए, पर जैसे ही मैंने बाहर की ओर कदम बढ़ाया, एक और फुसफुसाहट मेरे पीछे गूंजी, इस बार अलग। आदित्य, तुमने एक आत्मा को मुक्ति दी है, पर अब और भी है जो सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मैं जड़ हो गया। क्या अब सेमेट्री ने मुझे अपना कोई हिस्सा बना लिया था? क्या अब मेरी किस्मत थी उन सभी भटकी आत्माओं की कहानियां सुनना? अभी मैं सोच ही रहा था कि एक ठंडी परछाई मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरे दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। वह परछाई मेरे इतना करीब थी कि उसकी सांसों की ठंडक मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। डर से जकड़ा मैं मुड़ा नहीं, बस खड़ा रहा। फिर वही धीमी टूटी फूटी सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, आदित्य चलो हमारे साथ। मेरे पैर खुद ब खुद उस आवाज़ के पीछे चल पड़े। अब लालटेन भी मेरे हाथ से गायब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे सामने रास्ता रोशन कर रखा था। मैं चलता रहा, जैसे कोई अज्ञात डोर मुझे खींच रही हो। कुछ कदम आगे बढ़ने पर मैं एक पुराने खंडहरनुमा क्षेत्र में पहुंच गया, जहां टूटी कब्रें, बिखरे हुए पत्थर और जंग लगे क्रॉस पड़े थे। यह हिस्सा सेमेट्री के आधिकारिक नक्शे में शायद था ही नहीं। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि दर्जनों आंखें मुझे घूर रही हैं। अचानक एक कब्र का पत्थर खिसकने लगा और उसके नीचे से धुंधली आकृति बाहर निकली। एक जवान सैनिक, आधी जली वर्दी, शरीर पर जगह जगह जख्म। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं कैप्टन नोएल, मुझे भी कोई याद नहीं करता, मुझे भी सुनो। और फिर दूसरी तरफ से एक और आत्मा प्रकट हुई। उसके हाथ में बुलेट की माला थी और चेहरा धुंधला। मैं प्राइवेट सोमू, युद्ध में नहीं, भूख से मरा था, मुझे भी सुनो। धीरे धीरे पूरी जगह उन अनगिनत आत्माओं से भर गई। हर आत्मा अपनी पीड़ा के साथ, अपनी अनकही कहानी के साथ। मैं डगमगाने लगा। इतना दर्द, इतनी कराह, ये सब मेरे भीतर समाने लगे। सिर चकराने लगा। मैंने दोनों कानों को पकड़ लिया और चिल्लाया, रुको, एक साथ नहीं, एक एक करके बताओ। सन्नाटा छा गया। आत्माएं पीछे हट गईं और फिर एक के बाद एक सामने आने लगी। हर कहानी एक घाव थी। कैप्टन नोएल ने बताया कि कैसे उसे एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था और कैसे उसके ही साथियों ने उसे धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया था। प्राइवेट सोमू ने अपना दर्द बयां किया कि कैसे युद्ध के दौरान जब रसद कट गई थी तो उसने भूख के मारे दम तोड़ दिया और उसके शव को सम्मान तक नहीं मिला। एक नर्स की आत्मा सामने आई जो घायल सैनिकों की सेवा करते करते खुद बम धमाके में मारी गई थी, पर कभी उसे सैनिकों की तरह श्रद्धांजलि नहीं दी गई। हर कहानी एक नया बोझ बनती जा रही थी। मैं रो पड़ा। आंसू बहते रहे और आत्माएं मुझे घेर कर बस देखती रहीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं वादा करता हूं तुम सबकी कहानियां और दुनिया को सुनाऊंगा ताकि कोई तुम्हें भूले नहीं। तभी चारों ओर की हवाएं तेज चलने लगीं। धुंध और काले बादल घुमड़ने लगे। आत्माएं धीरे धीरे मुस्कुराईं और एक एक कर धुंध में समाने लगीं। जैसे जैसे वो गायब होती रहीं, जमीन पर पड़ा हर टूटा क्रॉस खुद ब खुद सीधा हो गया और हर कब्र पर हल्की सी चमक फैल गई। अब वह वीरान खंडहर भी एक सजे हुए स्मारक जैसा लगने लगा था। लेकिन तभी मेरे पीछे से एक और आवाज आई। ये आवाज और भी भारी और भी ठंडी थी। तुमने उनकी सुनी, लेकिन अब तुम्हें हमारी भी सुननी होगी। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई
आम आत्मा नहीं थी। वहाँ एक जापानी सैनिक की आत्मा खड़ी थी, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घाव और हाथ में खून से सनी तलवार। उसके पीछे और भी जापानी सैनिकों की आत्माएं खड़ी थी, हजारों की तादाद में। अब तक मैं सिर्फ अपने सैनिकों की कहानियां सुन रहा था, लेकिन अब दुश्मन पक्ष की भी अनकही पीड़ाएं सामने आ रही थी। युद्ध ने सिर्फ एक तरफ के नहीं, दोनों तरफ के दिल तोड़े थे। मैं घबराया नहीं। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर कहा, बताओ, मैं सुनने को तैयार हूं। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, जापानी सैनिक ने अपनी तलवार जमीन पर टिका दी और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। जैसे ही जापानी सैनिक की आंखों से आंसू टपके, पूरी सेमेट्री में एक गहरी कंपन फैल गई। मैं उनके करीब गया। उन्होंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, हम भी इंसान थे, हमें भी दर्द हुआ था, लेकिन कोई नहीं रोया हमारे लिए। उनकी आवाज़ में ऐसा करुण दर्द था कि मेरा दिल फटने को आ गया। तभी अचानक हर दिशा से चीखें गूंजने लगीं, कोहरे से भूतियां आकृतियां निकलने लगीं, बिना सिर के सैनिक, जले हुए चेहरे, अधकटे शरीर। सेमेट्री अब युद्ध भूमि बन चुकी थी, पर इस बार कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ दर्द था, सिर्फ अतीत की चीखें। मेरे सामने एक दृश्य उभरा, सैकड़ों सैनिक दोनों ओर के एक दूसरे को मारते काटते, फिर गिरते तड़पते, पर अंत में सब मरे हुए एक साथ पड़े थे। कौन जीता कौन हारा इसका कोई मतलब नहीं रहा था, बस लाशें थीं और उनके बीच भयानक सन्नाटा। क्यों लड़े थे हम? एक आत्मा कराह उठी, किसके लिए हमें याद भी नहीं कोई करता। एक और बुदबुदाई, उनकी चीखें अब मेरे शरीर के भीतर गूंजने लगीं। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माफ़ी का समय बीत चुका था। अब वे सब मुझे घेरे खड़े थे, आंखों में खालीपन और दिल में न बुझने वाला दर्द लिए। किसी ने मेरी कलाई पकड़ी, किसी ने मेरी टांगें जकड़ी। तुम भी यहीं रहो हमारे साथ, में चिल्लाया। नहीं, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगा। लेकिन वे नहीं रुके। उनकी आत्माएं मुझ में समाने लगीं, जैसे मैं उनका बोझ उठाने के लिए पैदा हुआ हूँ। आखिरी बार मैंने कोहरे के पार देखा सेमेट्री का मुख्य गेट, जहाँ हल्की सी रोशनी थी। शायद बचने का एक मौका था। मैंने पूरी ताकत से खुद को खींचा और दौड़ पड़ा। पीछे से हजारों आत्माओं की चीखें मेरे कानों को फाड़ने लगीं। रुको, मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। पर मैंने मुड़कर नहीं देखा। अंततः मैं सेमेट्री के गेट तक पहुंच गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, सब कुछ थम गया। सन्नाटा, ठंडी हवा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, आधा जिंदा आधा मरा हुआ। जब आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे 2 दिन से बेहोश पाया गया था। सेमेट्री के चौकीदार ने मुझे जमीन पर पड़ा देखा था। मेरे शरीर पर जगह जगह नीले निशान थे, जैसे किसी ने मुझे पकड़ा हो। किसी ने यकीन नहीं किया कि मैंने क्या देखा था। कोई नहीं समझ पाया कि मैंने क्या सहा था। मैंने किताब लिखी, द फॉरगॉटन स्क्रीम्स ऑफ कोहिमा, जिसमें उन अनसुनी आत्माओं की कहानियां दर्ज थीं। पर कोई उस किताब को नहीं पढ़ना चाहता था। लोग डरते थे, लोग सच्चाई से भागते थे। धीरे धीरे वो किताब भी गुमनाम हो गई और मैं हर रात सपनों में वही आत्माएं लौट आती, मुझे घेरती, मुझे खींचती, मुझसे पूछती, क्यों हमें फिर से भुला दिया? अब मैं जीवित नहीं रह गया था, सिर्फ चलता फिरता एक ढांचा बन गया था। और एक रात जब चांदनी सबसे ज्यादा फीकी थी, मैंने सुना मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी ठंडी दस्तक। मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ वे सब खड़े थे, कैप्टन नोएल, प्राइवेट सोमो, वह नर्स, वह जापानी सैनिक, सैकड़ों अनदेखे चेहरे। उन्होंने हाथ बढ़ाया। इस बार मैं नहीं भागा, मैंने चुपचाप अपना हाथ उनके हाथ में दिया। धीरे धीरे वे मुझे अपने साथ ले गए और फिर मेरी आत्मा भी कोहिमा वार सेमेट्री की गुमनाम रूहों में एक बन गई। अब जब भी कोई रात के वक्त उस सेमेट्री से गुजरता है तो एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है, हमें मत भूलना, हमें मत भूलना, हमें मत भूलना।